नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक आपको गणित विषय, विज्ञान विषय की मैराथन क्लासेस दी जा चुकी हैं, तो साथियों आज मैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की महा मैराथन क्लास लेकर आया हूं और यह वीडियो 30 से 35 मिनट तक भी जा सकती है, परंतु आपको इस वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी हर एक चीज़ फुल कंसेप्ट के साथ आपको याद करवा दी जाएगी। यह मेरा वादा है। शैक्षिक प्रबंधन के प्रबंधन टॉपिक से लेकर विद्यालय शिक्षा हो गई, स्वच्छता के लिए जो भी कार्य उठाए जा रहे हैं, ग्राम शिक्षा समिति, हर एक टॉपिक को एकदम उड़ा दिया जाएगा। बस साथियों करना यह आपको है, आज वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हर एक टॉपिक की आपको मैं 4-4, 5-5 हेडिंग याद करा दूंगा और यदि आप पेपर में हेडिंग लिखाए तो आपका एक नंबर नहीं कटने दूंगा। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों मैराथन क्लास मैं शुरू करूंगा। तो साथियों पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, प्रबंधन की आपको विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहले आप जानिए प्रबंधन क्या है। किसी कार्य को कुछ व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। आपको प्रबंधन में करना यह होता है, जैसे कि आपके वहाँ कोई शादी फंक्शन का प्रबंधन करना है तो आप अपने 2-4 दोस्तों को बुलाएंगे, किसी से कहेंगे आप सिलेंडर लाएंगे, कोई कहेगा मैं मिठाई वाले को लाऊंगा, कोई कहेगा मैं कैमरामैन को लाऊंगा, कोई कहेगा मैं शॉपिंग करने के लिए बहन को ले जाऊंगा। तो ये क्या है? ये एक प्रबंधन है। ये 5 दोस्त मिलके आपके शादी के फंक्शन का पूरा एक कुशल आदर्श तरीके से उसका प्रबंधन कर दिए, यही प्रबंधन कहलाता है। तो साथियों प्रबंधन की क्या विशेषताएं होती हैं यह मैं आपको बताऊंगा। प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला तथा विज्ञान है। अब आपको उसी व्यक्ति को वह कार्य देना है जो उस क्षेत्र में दक्ष है। आप जिसको कैमरा चलाना नहीं मालूम है आप उसको कह देंगे कैमरामैन को लाइए। जिसको बार्गेनिंग करना नहीं आता है कि कैसे पैसे कम कराएं, तोल नाप तोल वहाँ करी जाए, माप में कमी करी जाए, आप उसको भेज देंगे आप दुकान पे शॉपिंग के लिए, तो वो कैसे कर पाएगा? वह तो 2000 की चीज़ 2000 में ले आएगा। ऐसे व्यक्ति को भेजिए। जैसे घर की महिलाएं एकदम पैसे कम करा लेती, बार्गेन करा लेंगी, तो आप उनको भेजिए शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे फ़ायदा रहेगा। अगला है, इसमें व्यक्तियों तथा कार्यकर्ताओं के समूह में संगठित रूप कार्य करके कार्य किया जाता है। संगठित मैंने आपको बता ही दिया है। प्रबंधन को कार्य कराने की ज्ञान की एक शाखा अथवा अनुशासन माना जाता है। निर्देश करना, नियुक्तियां करना कि आपको कौन सा कार्य करना है, किसी एक व्यक्ति पे सारा कार्य भी नहीं दिया जा सकता है। नियोजन की प्रक्रिया एक वेल प्लान्ड होना चाहिए आपके पास कि कौन सी चीज़ कब करनी है। वेल अरेंजमेंट नहीं होगा तो आपका प्रबंधन फेल हो जाएगा। प्रबंधन में मानव विकास की प्रक्रिया भी ध्यान देते हैं। मानवीय तथा भौतिक स्रोतों का भी ध्यान रखा जाता है। उसके अंत में संपादन तथा समन्वय किया जाता है और मूल्यांकन तथा नियंत्रण किया जाता है। तो साथियों चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले जानिए विद्यालय में प्रबंधन आप क्या करेंगे। भौतिक चीज़ें जो होंगी, मानवीय चीज़ें होंगी, वित्तीय चीज़ें होंगी, विद्यालय में ये 3 चीज़ें आती हैं। तो साथियों इन तीनों का प्रबंधन करना ही हमारा विद्यालय प्रबंधन है। हेरोल्ड किंजन जी के अनुसार एक मैं परिभाषा आपको बताऊंगा। विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करता है। तो साथियों क्या मैं बोला? विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करता है। अगली परिभाषा जेम्स लुंडे के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वयित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। तो साथियों आप समझ गए होंगे विद्यालय प्रबंधन में क्या होता है। विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करवाता है। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न है, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर कुर्सी एवं डेस्क की व्यवस्था की जाती है, स्पष्ट करना है। या दूसरा प्रश्न यह भी आ सकता है कि विद्यालय में यदि आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ। जिस क्लास के लिए आपको फर्नीचर बनाना है, बच्चों की एक औसत हाइट आप ले लीजिए, उसी हिसाब से बनाइए। और बेंच और डेस्क के बीच इतना गैप होना चाहिए कि बच्चों को उचकना ना पड़े अपनी कुर्सी से। और फिक्स कर ना करिए सीटें, वरना कुछ बच्चों की हाइट कम होती है, कुछ की ज़्यादा, तो उनको बैठने में कंफर्टेबल नहीं होता है। सीटें ऐसी बनाई जाएं कि आगे और पीछे जो भी बच्चे बैठे हों उनको सिर उनका बीच में ना आए। तो साथियों यही जो मैं बातें बोला हूँ अब मैं इनको अच्छे शब्दों में आपके बीच रखूँगा।
इनको आप साथ साथ लिखते जाइए। फर्नीचर बनाते समय इस बात पर जोर ध्यान दीजिए कि वह किस कक्षा के छात्रों के लिए बनाए जा रहे हैं और उनकी अनुमानित आयु क्या होगी। फर्नीचर को विषय विशेष की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। कुर्सी की ऊंचाई इतनी रखनी चाहिए कि छात्र के पैर हवा में न हिलते रहें, वरन उन्हें वह जमीन पर टिका सके। छात्रों के समक्ष भी इतना स्थान अवश्य रखना चाहिए कि वह अपने पैरों की आवश्यकता पड़ने पर सुविधा के साथ फैला सकें। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक कक्षा में फर्नीचर व्यवस्था पंक्तिबद्ध रूप में हो, जिससे आगे बैठने वाले छात्र पीछे बैठने वाले छात्रों के लिए बाधा ना करें। कभी कभी लंबा छात्र आगे बैठ जाता है, पीछे वाले उचकते रहते हैं, उनको ना समझ में आता है ना आगे से आम पट पे दिखाई देता है। कुर्सी की सीट इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि छात्र की जांघों की लंबाई का 2/3 भाग कुर्सी से सटा रहे। डेस्क की ऊपरी सतह का ढाल आगे की ओर 15 डिग्री पर होना चाहिए। डेस्क की चौड़ाई लगभग 18 इंच होनी चाहिए। अब आपको 2 पॉइंट में बता रहा हूँ जिनको आपको काले पेन से लिखना है। डेस्क की चौड़ाई लगभग 18 इंच होनी चाहिए और छात्र की जांघों का 2/3 भाग कुर्सी की सीट पर टिका रहना चाहिए। ये आप 2 पॉइंट जो आप लिख देंगे तो एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वह जान जाएगा कि बच्चा अच्छा ज्ञान लेकर आया है। तो ये बातें आपको इसमें लिखनी है। तो साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विद्यालय भवन निर्माण के अंतर्गत कौन सी चीज़ लाई जाती हैं, किनका हम प्रयोग करते हैं। तो साथियों इस पर डिस्कशन करते हैं। विद्यालय भवन निर्माण में सर्वप्रथम तो आपको मुख्य शाला भवन, इसमें विभिन्न कक्षाएं होंगी जो कि हमारे भवन का निर्माण UHIE आकार में होता है और दूसरा होता है बंद आयताकार, खुला आयताकार। तो साथियों यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है बहुविकल्पी के रूप में कि विद्यालय भवन के आकार UHIE, ये आप अल्फ़ाबेट याद रखिएगा, इन आकार में होते हैं और बंद आयताकार और खुला आयताकार भी होते हैं। तो साथियों एक विद्यालय में पुस्तकालय होना चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, छात्रावास होना चाहिए, कृषि भूमि होनी चाहिए और छात्रावास होने के साथ साथ स्टाफ क्वार्टर्स भी होने चाहिए, जिसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सहायकों, लिपिकों व चपरासियों के लिए यह होना भी जरूरी है। यदि आप दूर से आते हैं तो उनको आने में असमर्थता रहेगी। यदि आप वहीं छात्रावास में रुकेंगे तो वह किसी भी टाइम आने में उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। विद्यालय प्रांगण में एक सुंदर बगीचा होना चाहिए जिससे ऑक्सीजन के साथ साथ बच्चे मैदान में खेल सकें और प्रकृति के बीच महसूस कर सकें। और यदि वो प्रकृति के बीच रहेंगे तो उनका मस्तिष्क भी तेज़ी से कार्य करेगा। अपने आसपास प्रकृति की सुंदरता देखेंगे, हरियाली देखेंगे तो उनका मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा और खुला रहेगा कि जो भी उनको पढ़ना है वह आसानी से धारण कर सके। अब आपको साथियों इस प्रश्न में इतना ध्यान रखना है कि आपका जब घर बनता है तो आप क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं। 4 दीवारी होनी चाहिए, बगीचा होना चाहिए, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, तो उसी में आपको प्रयोगशाला, छात्रावास, यही सब आपको लिख देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना को स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों का उल्लेख करिए। विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना को आपको स्पष्ट करना है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया था। यह प्रश्न भी आपसे अलग पूछा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के द्वारा होता है। तो आप अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत यह होता है। विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, परंतु समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति में 4 सदस्य अवशेष होते हैं जिसमें एक सदस्य होता है लेखपाल, एक सदस्य होता है प्रधानाध्यापक, एक सदस्य प्रधान के द्वारा दिया जाता है, एक होता है ANM। तो साथियों आपको याद कैसे करना है, एक लेखपाल, एक प्रधान का आदमी, एक प्रधानाध्यापक, एक ANM। तो आप साथियों समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथियों जो लेखपाल होता है इसमें जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही नाम निर्दिष्ट किया जाता है। ऐसे ही जो भी प्रधान जिसको बताएगा, प्रधान द्वारा जिसको भी निर्दिष्ट किया जाएगा वही व्यक्ति इस समिति में कार्य करता है। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य भी मैं आपको थोड़े से बता दे रहा हूँ। बच्चों के नामांकन से लेकर जो भी अवरोधक बालक होते हैं, विद्यालय की कार्यप्रणाली, विद्यालय विकास का योजना का निर्माण, यह सभी कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के अंतर्गत ही आते हैं। तो साथियों यह आपको समझ में आ गया होगा। इसमें टोटल सदस्य 15, 11 सदस्य अभिभावक होते हैं
और उसके बाद 4 सदस्य, लेखपाल, लेखपाल, प्रधान का एक आदमी, उसके बाद प्रधानाचार्य और एक ANM। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। समुदाय का अर्थ बताइए। समुदाय जो कि अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्दों से लिया है। कम्युनिटी माने कॉम माने एक साथ, टुगेदर, और म्यूनिस माने सेवा करना। एक साथ सबकी सेवा करना ही समुदाय है। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ हो गया एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। बोगार्ट्स ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रखता है। साथियों, समुदाय का अर्थ यही है, कम्युनिटी। जब हम सभी एक कोई समुदाय बनाते हैं, एक कोई कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें उसी क्षेत्र के लोग हों, जैसे कि छोटे छोटे NGO हो गए, उसका केवल और केवल मुख्य कार्य होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कुछ NGO आपके वहाँ ठंडी में चलते हैं कंबल बांटने के लिए, भूखे लोगों को बस अड्डे, ट्रेन स्टेशन पर खाना के लिए, तो उनका वही कार्य होता है। यही आपका समुदाय है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक स्पष्ट करता है। वित्तीय प्रबंधन के साधन कौन कौन से हैं। जो भी विद्यालय में भी मैंने आपको बताया वित्तीय प्रबंधन के लिए आता है, वह आपको कहाँ पे खर्च करना है। विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की भू संपत्ति से प्राप्त धन, ग्राम पंचायत निधि तथा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। तो साथियों, विद्यालय अनुदान क्या होता है। विद्यालय के वित्तीय प्रबंध हेतु राज्य सरकार से अनुदान दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों को 5,000 और हमारे सीनियरी विद्यालयों को 7,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। ऐसा ही TLM के लिए भी कुछ रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये TLM के लिए दिए जाते हैं हर वर्ष। तो साथियों, इसमें इस अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। TLM ग्रांट क्या होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु अनुदान भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसके आधार पर शिक्षण सामग्री क्रय की जाती है। मैंने आपको TLM ग्रांट के बारे में भी बताया है। यह सभी आप लिखते रहेंगे। यदि आप अपनी परीक्षा कापी में काले पेन से लिख देंगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। तो जो भी एग्जामिनर आपकी कापी चेक करेगा कहेगा बच्चे ने डीप नॉलेज लिया है विषय के अंदर, तभी वह यह सब लिख पाया है। उसके बाद विद्यालय की भू संपत्ति। अधिकांश विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक भू संपत्ति होती है जिसे किराए पर दे दिया जाता है। अब वो जो भी किराया कराएगा वह सभी विद्यालय अनुदान में जाएगा, विद्यालय में फंड जाएगा। विद्यालय में जो भी नवीनीकरण कार्य होंगे वह सभी इन्हीं से कार्य में लाए जाएंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न भी विगत वर्षों में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। लर्निंग कॉर्नर क्या है। मतलब कॉर्नर आप समझ रहे होंगे, कोना। लर्निंग माने सीखना, सीखने के लिए बनाया गया कोना ही लर्निंग कॉर्नर है। आप अपने घर में किसी कोने पे खड़े होकर डेली पढ़िए, टेबल रख लीजिए, वही आपका लर्निंग कॉर्नर है। ऐसा ही विद्यालय में होता है। लर्निंग कॉर्नर की मैं कुछ उद्देश्य व महत्व आपके बीच रख रहा हूँ। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। लर्निंग कॉर्नर द्वारा नीरस विषय, बोरिंग सब्जेक्ट को भी रुचिकर बनाया जा सकता है। लर्निंग कॉर्नर से उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री को व्यवस्थित किया जाता है। लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरल बनाने के लिए किया जाता है। लर्निंग कॉर्नर बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का अंग होता है। लर्निंग कॉर्नर में चित्र शिक्षण के उपकरण एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आप अपने विद्यालय में देखे होंगे, जब भी आप टीचिंग पर गए होंगे, एक कोना विद्यालय में कमरे में एक कोना होता है जहाँ पर ग्लोब, TLM, चार्ट सब कुछ रखा होता है। वही आपका क्या कहलाता है, लर्निंग कॉर्नर। वहीं से बच्चा सीखता है। वह जाएगा, देखेगा, मध्यावकाश में देखेगा, छुट्टी में देखेगा, सुबह देखेगा कि ये क्या गोल गोल रखा है। वह सोचेगा कि भारत यहाँ पर है, यहाँ पर ये देश है, ये हमारी चंपक किताब रखी है। चंपक से सीखेगा क्या है, रेनबो से क्या है सीखेगा। मंजरी से सीखेगा, मंजरी हमारी हिंदी की बुक होती है, रेनबो हमारी इंग्लिश की है। रेनबो से उसको 2 शब्द याद होंगे, इंद्रधनुष। जब जब वो देखेगा तब तक कहेगा रेनबो हमारी इंग्लिश की बुक है। यही हमारा लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व का वर्णन करने को कहा गया है। सबसे पहले आप जानिए पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है। वह चीज़ें, वह वस्तुएं, वह हर एक चीज़ जिससे हम अपनी बच्चों को पढ़ाते समय हमें मदद हो, वही हमारे सहगामी हैं। सहपाठी मतलब क्या, जो आपके साथ पढ़ता है। सहगामी मतलब जो आपके प्रयोग में आए। विद्यालय के अंदर चलने वाली प्रत्येक क्रिया जिनके विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं, वे विद्यालय के अंदर हों या बाहर हों, पाठ्यक्रम का ही महत्वपूर्ण अंग है। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें बजाय कार्य के खेल के गुण अधिक होते हैं।
विविध प्रकार की रुचियाँ, वाद विवाद, नाटक आदि इन सब में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ महत्व। मूल प्रवृत्तियों का शोधन व परिमार्जन, नागरिकता के गुणों का विकास, सामाजिक भावना का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति, स्व अनुशासन बनाए रखने में सहायक, विशेष रुचियों का विकास, मानसिक स्वास्थ्य विकास, शैक्षणिक महत्व, मनोरंजनात्मक महत्व, सौंदर्यात्मक महत्व, सीखना व कामना सिद्धांत पर आधारित, नैतिकता का विकास। साथियों, ये आपकी पाठ्य सहग्रामी जो भी आप क्रियाएं करते हैं, खेल खेल में ही बच्चे सीख जाते हैं। खेलने में उनका मनोरंजन भी हो गया और उनको गिनती भी याद हो गई। उनका बच्चों का मन, यदि आप उनको खेलने के लिए दिन भर कहेंगे वह खेलते रहेंगे, परंतु यदि आप 1 घंटे पढ़ने को कह देंगे वह नहीं पढ़ेंगे। खेल खेल में सिखाइए, खेल विधि से सिखाइए, चाहे मारिया मांटेसरी विधि से पढ़ाइए। आप बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो अपने ऊपर बोझा ना समझें, उसको एंजॉय करके पढ़ें कि हमको मज़ा आ रहा है, हमको सीखने में आ रहा है, बोर ना हो। यही इसी को रुचिकर बनाने के लिए पाठ्य सहग्रामी क्रियाकलापों का प्रयोग किया जाता है। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका है, प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों का वर्णन कीजिए। अभिलेख का माने रजिस्टर। अब आप विद्यालय में सबसे पहले सोचिए क्या होता है। सबसे पहले उपस्थिति हुई, उसके बाद छुट्टी हुई, उसके बाद मध्यावकाश का भोजन हुआ, सुबह का नाश्ता हुआ, जब आप जाते हैं तो एक रजिस्टर पर आप साइन करते हैं, और सामग्री का एक रजिस्टर। ये मैंने आपको एक रफ डाटा बता दिया। अब आप इसको अच्छे अच्छे नामों से याद कर लीजिए, आपको तुरंत ध्यान हो जाएंगे। पहला, अध्यापक उपस्थित पंजिका, छात्र उपस्थित पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका। जब आप टीचिंग पे गए होंगे आपने पत्र व्यवहार पंजिका पे साइन किए होंगे। आय व्यय, जो भी आपके विद्यालय में खर्चा हो रहा है, वो जो भी लग रहा है आपको आय व्यय पंजिका में लिखना है। ग्राम शिक्षावधि, जिसमें आय व्यय पंजिका होगी। छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, कोटेशन रख रखाव पंजिका। तो साथियों, मैं आपको अभी बताया था ड्रॉ। अब आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस पूरी वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल से जुड़िए, चैनल पर आपको हर एक प्रत्येक विषय की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके साथ रिटन नोट्स भी आपको डेली दिए जाएंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका है, कुशल शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। आपको एक प्रभावी शिक्षक आप होने वाले हैं, भावी शिक्षक हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक सफल छात्र अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। छात्र को भली बात प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। आपस में परस्पर सहयोग करने के लिए बोलना चाहिए। आपस में मित्रवत व्यवहार रखने के लिए बोलना चाहिए। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए। यदि उनके अभिभावक पेरेंट्स आएंगे तो आप बच्चों जो घर में करते हैं उछल कूद, वह वही आप अवगत हो पाएंगे और छात्र पर आप अधिक कार्य कर सकेंगे कि कहाँ पे इसमें कमी हो रही है, यहाँ सब पढ़ लेता है, घर में जाके क्यों नहीं पढ़ रहा है। यह सब बात आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप अध्यापकों अपने अभिभावक से मिलेंगे, बच्चों के अभिभावक से मिलेंगे, उसके पश्चात ही इस क्रिया पर कार्य किया जा सकेगा। तो साथियों, कुशल शिक्षक के लिए जो भी गुण होने चाहिए, जो भी आप अपने अंदर क्वालिटी देखते हैं, वह सभी आप कॉपी में लिख के चले आइएगा। आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, बस आपको हर एक अच्छी चीज़ लिखनी है जो एक कुशल शिक्षक के अंदर आप देखना चाहते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ग्राम शिक्षा समिति विलेज एजुकेशन कमेटी, इसका स्थायी नियम सन 1972 का सन 1975 में संशोधन किया गया। इसके लिए प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। ग्राम शिक्षा समिति क्या होता है? ग्राम सभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक या अभिभावक, जिनमें 1 महिला होती है, या उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किया जाता है। बेसिक विद्यालयों का प्रधान अध्यापक 1 से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सचिव होता है। आपका प्रधानाचार्य जो होगा वह सचिव होगा। अध्यक्ष हमारा प्रधान जी होंगे, जिस इलाके में या गांव में होगा। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य आपको बताने हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण, प्रबंधन, बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार एवं सुधार के लिए योजनाएं, स्कूल में एडमिशन से लेकर बच्चों में जो भी समस्याएं आ रही हैं, कापी किताब, डस्टर, स्वेटर,
भोजन सभी की व्यवस्था उपलब्ध कराना, शिक्षा मित्रों, आचार्य एवं अन्य देशकों हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थियों का चयन, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों का ज्ञान प्रतिशत नामांकन निर्धारण करना, तालिका शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा उनके कर्मठ अध्यापकों के हेतु पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना। जिस भी शिक्षक को अच्छा कार्य कर रहा है उसको पुरस्कृत किया जाना, यह सभी ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत आता है। आपको यह जरूर ध्यान रखना है कितने सदस्य होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका सचिव कौन होता है। इसके अध्यक्ष हमारे ग्राम सभा का प्रधान होता है, सचिव प्रधानाध्यापक होते हैं जिस ग्राम में यह होगा। साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा, साथ में लिखते चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करते चलिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समेकित शिक्षा क्या है? समेकित शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह ही पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। जो भी हमारे विशिष्ट बालक बालिकाएं हैं उनको सामान्य तरीके से शिक्षा देना ही समेकित शिक्षा कहलाता है। साथियों, समेकित शिक्षा बहुत ही आसान है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें जिला समन्वयक की क्या भूमिका होती है यह भी बताया गया है। जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण किया जाता है तथा उनसे संबंधित सभी आंकड़े व उच्च अधिकारियों को भी प्रस्तुत करना। या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विद्यालयों का पर्यवेक्षण करके उन्हें निर्देशित करते हैं। वह जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वह ब्लॉक के सभी समन्वयकों की बैठक बुलाकर शिक्षण की नवीन प्रविधियों पर चर्चा करते हैं जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सके। अब आपको साफ शब्दों में मैं यह बताऊंगा, जिला समन्वयक का कार्य यह है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ा सके। उसके लिए उसको हर एक प्रयास करना पड़ता है, चाहे आपको पाठ्यक्रम से हो, चाहे विद्यालय भवन से हो, चाहे कार्यशाला से हो, उस पर सभी का कार्य जिला समन्वयक का ही होता है। तो साथियों, समझ में आ गया होगा, इसको साथ में आप लिखते चलिए वरना वीडियो खत्म हो जाएगी। साथ में आप की पॉइंट्स जरूर कॉपी पे लिखते चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको इग्नू की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख उद्देश्य। सबसे पहले आपकी स्थापना याद करनी है 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना एवं सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ होने के साथ ही ऐसी प्रणाली में समन्वयन और मानकों का निर्धारण किया जाता है। साथियों, इसका यही कार्यक्रम था कि जो भी महिलाएं शारीरिक रूप से विकलांग हैं, दूर हैं, वहां नहीं जा सकती हैं, उनको आसानी से शिक्षा ग्रहण करवाना, इसका यही उद्देश्य है। कब हुई इसकी स्थापना? सितंबर 1985। चलते हैं अगले प्रश्न पर। SCERT के प्रमुख कार्य क्या हैं? सर्वप्रथम आप SCERT की फुल फॉर्म जानिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यह कहाँ है? लखनऊ में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए, DLED निजी हो चाहे प्राइवेट हो, पाठ्यक्रम है संबद्धता सारी प्रदान हमारा SCERT करता है। आप देखे होंगे आपका प्रमोट का धरना भी SCERT पर हुआ, आपका दीक्षा वापस भी SCERT से हुआ। हर काम आपका SCERT करता है, जो कार्य PNP करता है वह भी आपको बताया जाएगा। प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों का शिक्षक, संदर्शिकाओं एवं उपयोगी साहित्य का विकास। जो भी ऑनलाइन मैटर हमारा पढ़ाई के लिए आता था प्राइमरी के लिए, वह सभी SCERT से ही दिया जाता था। शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के भाग 7 में धारा 29 के प्रयोजनार्थ शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा मूल्यांकन का निर्माण करना। SCERT के आपको प्रमुख कार्य बता दिए गए हैं, आप यह परीक्षा में लिख सकते हैं, आपका एक अंक नहीं कटेगा। तो साथियों, समझ में आपको आ गया होगा। DLED हो गए, सेवारत और सेवापूर्व कार्यक्रम करवाना, नवाचार के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वह सभी SCERT पे करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपका सबसे पसंदीदा परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP प्रयागराज। ऐसे याद करिए, PNP प्रयागराज, PNP प्रयागराज, PNP प्रयागराज। उसके बाद इसमें क्या होता है, प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग की स्थापना रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के नाम से 1872 के आसपास हुई थी। 1921 में माध्यमिक शिक्षा परिषद UP बोर्ड के गठन से पूर्व प्रदेश की समस्त शैक्षिक परीक्षाओं का उत्तरदायित्व इसी विभाग का था। 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना के उपरांत चयनित प्रशिक्षक अध्यापकों की परीक्षा के समस्त कार्यों का विभाग इसे ही सौंपा गया। इसमें
अनुभाग के कार्य एवं विवरण मैं आपको बताता हूँ। कोष अनुभाग, गोपनीय अनुभाग, बिल अनुभाग, समादेश अनुभाग, अभिलेख अनुभाग, प्रशिक्षण, एकीकृत अनुभाग। प्रशिक्षण में हमारा बीटीसी आता है, उर्दू बीटीसी, मृतक आश्रित बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी। प्रशिक्षण में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी इसमें कराए जाते हैं, वह सभी इसमें आते हैं। अगला प्रश्न, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के क्या कार्य होते हैं? डाइट के 7 विभाग आपको बताने हैं। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संस्थान इकाई, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क एवं प्रवर्तन समन्वय विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास, शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन एवं प्रबंधक विभाग। साथियों, डाइट के आपको कार्य समझ में आ गए होंगे, डाइट के आपको विभाग समझ में आ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको लाभप्रद लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो में आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली, आप पेपर के बाद आइएगा, वीडियो से चेक कर लीजिएगा, पेपर आपका इन्हीं प्रश्न से फंसेगा। चाहे ग्राम शिक्षा समिति हो, चाहे डाइट के कार्य हो, चाहे डाइट के भाग हों, चाहे SCERT हो, चाहे PNP हो, यही सब आपकी परीक्षा में आएगा। बहुत ही आसान विषय है। किसी भी प्रकार के डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक वीडियो में और लेकर आपके बीच आऊँगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मैराथन में। सबसे तेज और सबसे सटीक न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।